नमस्कार साथियों, आज की बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो शरीर के जितने भी अंदरूनी और बाहरी अंग हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका यानी साइटोलॉजी की। तो साइटो शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइटो और एक लॉजी। साइटो का मीनिंग है साथियों सेल यानी कोशिका, और लॉजी का मीनिंग है स्टडी यानी विज्ञान, यानी कोशिका विज्ञान पूर्ण इसका रूप बन जाता है। तो साइटोलॉजी शब्द है सबसे पहले हर्टविंग वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, और साइटोलॉजी का जो पिता है वो रॉबर्ट हुक को माना गया है। कोशिका आनुवंशिकी यानी साइटोजेनेटिक्स की अगर बात करें तो जो आनुवंशिकी की वह शाखा जो कोशिका नाभिक के भीतर डीएनए की संरचना का अध्ययन करती है, यह कोशिका जीव विज्ञान का भी एक हिस्सा है, जो इस बात से संबंधित है कि गुणसूत्र कोशिका के बाहर से कैसे संबंध रखता है। कोशिका है वो आनुवंशिकी के जो पिता हैं वो हैं H.J. मुलर। रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में बताया है कि कोशिका क्या होती है। आधुनिक कोशिका जो विज्ञान है यानी जिसको साइटोलॉजी कहते हैं, उसके पिता है वह स्वानसन, जिसकी किताब है सेल। भारतीय कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वो है ए के शर्मा। खोज अब जान लेते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। इनके द्वारा मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज की गई। सजीव जीवित यानी कोशिका की जो खोज है, सजीव कोशिका की खोज वो की है सजीव A.V. लोवेनहॉक के द्वारा। इनके द्वारा खोजी गई जो जीवित कोशिका का नाम है वो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। लोवेनहॉक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म यानी शुक्राणु आदि हैं। लोवेनहॉक की किताब का जो नाम है वो है सीक्रेट ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत, यानी 1824 में डॉक्टर हेट ने कहा कि कोशिकाओं का जो समूह है, समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है। और 1839 में स्लाइडन तथा स्वान ने कहा कि सभी सजीवों का निर्माण है वो कोशिका से मिलकर बना है। 1855 में रुडोल्फ विकॉ ने कहा कि सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। क्या कहा रुडोल्फ विकाउ ने कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अब बात करते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट की। यह परीक्षण लुई पास्चर ने 1862 में किया है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरिया को माना गया है। बैक्टीरिया का नाम पीपीएल्लो बैक्टीरिया यानी पॉलीप्लियोरो लाइक ऑर्गेनिज्म है। इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा, यानी आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। जो माइक्रोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जिसे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। आकार इसका 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक होता है। अब कोशिका के जो प्रकार हैं उनको जान लेते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पहला है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें प्रो है जो प्राचीन प्रिमिटिव माना गया है, और कार्योटिक यानी केंद्र, वो जो कि न्यूक्लियस बोला जाता है उसको बोला गया है। केंद्रक झिल्ली है वो अनुपस्थित या अपरिपक्व होती है। इसमें 705 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टियोडाइक्लान यानी अमीनो अम्ल प्लस म्यूरिक एसिड और प्लस में कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इनमें कोशिका सब्सन यानी मेसोसोम में होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका, ईयू इसको नया नाम है,
और कैरियोटिक इसका केंद्रक है। केंद्रक झिल्ली है जो उपस्थित होती है इसमें। इनमें 805 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और पादपों की भित्ति होती है वह सेलुलोज होती है और हेमी सेलुलोज की भी बनी होती है। शैवाल कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज प्लस में CaCO3 प्लस में गोलैक्टोन से मिलकर होता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, कोशिका के आधार पर सभी सजीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है एक कोशिका जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं जो उस जीव के लिए आवश्यक सभी कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय जीव बहुत सी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए पादप, जंतु, कवक और शैवाल। अब कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल के बारे में जानते हैं। कोशिकांग है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बिना झिल्ली वाले कोशिकांग। बिना झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए राइबोसोम और सूक्ष्म नलिकाएं और सेंट्रोसोम। उसके बाद आते हैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं जिनके अंदर उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि गाल्जी बॉडी, अंतःप्लास्मिक जालिका, रक्तधानी और लाइबोसोम। उसके बाद दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। ये होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की, यानी सेल वॉल की। कोशिका भित्ति की खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है तथा यह कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति निम्न में पाई जाती है। एक, जीवाणु। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग लाइन से बनी होती है। डोकलिक कैन से बनी होती है। शैवाल है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस में CaCO3 प्लस में गैलेक्टोन से बनी होती है। और तीसरा है पादप, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज यानी हेमीसेलुलोज की बनी होती है। चौथा है कवक, यानी हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति निम्न में पाई जाती, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। चौथे नंबर पे कवक आ गया। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। 5वें नंबर पर है जंतु, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, यानी सेल मेम्ब्रेन की। दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा लेमा। इसमें क्या होता है? पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका में केवल एक आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण है वो होता है फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली द्विपरतीय संरचना होती है। जंतु कोशिका को प्लाज्मा लेमा में लिपिड 52%, प्रोटीन 40% और कार्बोहाइड्रेट होता है 8% बी होता है। और प्लाज्मा लेमा की मोती 75 एंगस्ट्रम या 7.5 नैनोमीटर होती है। इसकी खोज ग्रेगर मेंडल नामक वैज्ञानिक ने RBC कोशिका पर की थी। प्लाज्मा झिल्ली सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। एक तो प्लाज्मा लेमा जिसको कोशिका कला कहते हैं, उसका खोज J.K. प्लॉव, और दूसरा है पेफर। उसके बाद कार्य अगर हम जाने, इसका कार्य है कोशिका से बाहर जाने वाले तथा कोशिका के अंदर आने वाले अणुओं पर नियंत्रण करना है। बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही दिया गया था। केंद्रक सबसे पहले ऑर्किड पादप की जड़ों में खोजा गया था। केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है।
केंद्रक को कोशिका के दिमाग से नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। इंसानों में आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है। पादपों में सायरी कोशिका को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है तथा इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। बात करते हैं, केंद्रक में कुल 4 भाग होते हैं। पहला है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली का निर्माण है लिपोप्रोटीन से मिलकर होता है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्मा। कोशिका केंद्र के द्रव पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा जिसके अंदर आरएनए व प्रोटीन होता है। उसके बाद है केंद्रिका। केंद्रिका का रंग बैंगनी होता है। सॉरी साथियों, यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। उसके बाद आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन केंद्रक में स्थित धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन कहा जाता है। ऐसे अम्ल जो केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए का मीनिंग है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मीनिंग है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके जो डीएनए की जो खोज करता है वो है फ्रेडरिक मैस्चर। डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया है। डीएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन श्रृंखला होती है। डीएनए शब्द जैकोरिस ने दिया था और ये खोजकर्ता न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के संगठन में शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनिक क्षार, इनमें 2 पेंटोज रिबोज शर्करा होती है। इनकी संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित होती है। बात करें तो आरएनए की खोज करता है फ्रेडरिक मैस्चर। डीएनए का मॉडल फ्रेडरिक मैस्चर ने दिया था और आरएनए है जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन की श्रृंखला होती है। आरएनए शब्द है फ्रेडरिक मैस्चर के द्वारा दिया गया है। न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं। इनमें एक राइबोज शर्करा होती है। इनकी संरचना एकल कुंडलित होती है। आप चित्र में देख सकते हो आरएनए और डीएनए के बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों गुणसूत्र की। गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है जिनका निर्माण डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। गुणसूत्रों की खोज परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो गुणसूत्रों की खोज किसने की? परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। गुणसूत्र शब्द वेल्डेयर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था और गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। उसके बाद गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी है, यानी 40 गुणसूत्र और 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब बात कर लेते हैं हम ऑटोसोम और एलोसोम की। ऑटोसोम है जो वो गुणसूत्र हैं जो पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं और एलोसोम वे गुणसूत्र जो पुरुष और महिला दोनों में असमान होते हैं। ऑटोसोम है इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है। नोट करें, यदि 44 ऑटोसोम हैं तो प्लस एक्स ओलोसोम और ओलोसोम होगा जिससे लड़की जन्म लेती है, और यदि 44 ऑटोसोम है प्लस में एक्स है तो वाई ओलोसोम लगा के तो लड़का जन्म लेता है। उसके बाद बात करें तो एलोसोम में क्या होता है? इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। पुरुषों में एक्स और वाई, महिला में वाई। इन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारित गुणसूत्र भी कहा जाता है। विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार है। मानव में 46, चिंपैंजी में 48, कुत्ता 78, बिल्ली 38, मेंढक 26, मच्छर 6, मटर 14, हाथी 56। तो साथियों बात करते हैं जीन की। जीन अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। जीन की खोज जैनसन द्वारा की गई थी।
जीन का कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को लेकर जाता है। आनुवंशिक लक्षण जो है वो हाइट भी हो सकता है, बालों का रंग भी हो सकता है, आंखों का रंग भी हो सकता है, त्वचा का रंग भी हो सकता है। जीन है जो डीएनए के खंड से बना हुआ होता है। नोट करें एक बात कि ह्यूमन जीनोम है रिपोर्ट के अनुसार मानव का शरीर लगभग 30,000 जीन रखता है। जिन उन गुणसूत्रों में अत्यवस्था होने से आनुवांशिक बीमारियां जन्म लेती हैं। बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे कोशिका का ऊर्जाघर यानी पावर हाउस भी बोला जाता है। इसमें डीएनए उपस्थित होता है। इसका आकार वृत्ताकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त होता है क्योंकि यह 70 से 80% अपना काम खुद ही कर लेता है। इसमें आरएनए उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रथम उद्यत कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है जिसका व्यास 0.2 से 1.0 यूएम, लंबाई 1.0 से 4 यूएम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर हम जानें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। इनके कोशिकीय श्वसन को एरोबिक श्वसन कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सबसे पहले कोलिलर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के कीड़ों की मांसपेशी में देखा गया था। तो जान लेते हैं कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य अन्य नाम दिए हैं, जैसे फ्लेमिंग ने फिलाबोला, कोलिकर ने सैक्रोसोम बोल दिया, अल्टमैन ने बायोप्लास्ट बोल दिया, बेंडा ने मिटोकॉन्ड्रिया बोल दिया और मैरबस ने पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का दूसरा नाम है आत्महत्या थैली यानी सुसाइड बैग। एटम बम भी बोला जाता है इसको। कोशिका का सफाई कर्मी भी बोला जाता है किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुवे के द्वारा की गई थी। लाइसोसोम शब्द डी डुवे के द्वारा ही दिया गया था। कीट बक्सी पादपों को छोड़कर लाइसोसोम ही पादपों में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में हमेशा उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम परिपक्व लाल रुधिर कोशिकाओं और आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम अधिकतम निम्न में पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी सफेद रुधिर कोशिका में अधिकतम पाए जाते हैं। कफर सेल होता है यकृत कोशिका जिसको बोलते हैं। और उसके बाद ओस्टोक्लास्ट हड्डी में पाए जाते हैं और मैक्रोफेसिस खून में पाए जाते हैं। स्प्लीन प्लीहा में पाए जाते हैं। पैनक्रियाज अग्नाशय में और सलाइवा लार में पाए जाते हैं। कार्य क्या है? कोशिका के अंदर पाचन कराना और जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को मारना। अतः प्रद्रवी जालिका के बारे में अगर जाने तो इसमें क्या होता है? एंडो इसके अंदर होता है इनसाइड में, और प्लाज्मिक प्लाज्मा झिल्ली होती है और रेक्टिकुलम नेटवर्क होता है। ईपीआर झिल्लियों का एक जाल होता है जो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है। ईपीआर सबसे पहले गार्नियर द्वारा देखा गया था तथा इन्होंने इसे एर्गोप्लाज्म बोला था। अतः प्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुदरी प्रद्रवी जालिका और चिकनी प्रद्रवीय जालिका। जो खुदरी प्रद्रवीय जालिका होती है उसका स्थान जो होता है वो केंद्र के आसपास ही होता है और ये अधिक स्थायी होती है। इनमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं और आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। दूसरा है चिकनी प्रद्रवी जालिका। इसमें स्थान इसका होता है कोशिका झिल्ली के आसपास, कम स्थायी होती है और एसईआर में राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं। एसईआर लिपिड्स के संश्लेषण में सहायक होते हैं। बात कर लेते हैं गोल्जी बॉडी यानी गाल्जी काहे की। इसकी खोज 1898 में कैमिलियो गोल्गी के द्वारा की गई थी।
यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में गाल्गी बॉडी का नाम डिक्टोसोम्स कहलाते हैं। स्थान है, यह केंद्र के आसपास उपस्थित है। इन गाल्गी काय के टूटने से लाइबोसोम तथा वैक्यूलस बनते हैं। कार्य: गाल्गी काय एक कोशिका है जो कोशिका में बिखरे पड़े हुए प्रोटीन तथा लिपिड्स के अणुओं को बांध कर रखता है। गाल्गी बॉडी टीआरएनए की सहायता करता है, क्योंकि टीआरएनए एक स्थानांतरण आरएनए है जो प्रोटीन अणुओं को लेकर जाता है। 8वां है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में जाने तो राइबोसोम की खोज प्लेड नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इसे प्लेड कण का नाम भी दिया गया था। राइबोसोम को कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है और स्तनधारियों की एक कोशिका में 10 बिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। ई कॉली नामक जीवाणु में कुल 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण है और राइबोसोम का आकार है 170 से 270 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो ये 70 से 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम में डिवाइड किया जाता है। जो 70S राइबोसोम है और 30S राइबोसोम के बीच ही रहता है। 80S राइबोसोम है वो 40S से 60S के बीच में रहता है, यानी इसके बीच में डिवाइड होता है। नोट्स करें, जब बहुत सारे राइबोसोम या आरएनए से जोड़े होते हैं तब उन्हें पॉलीसम्स कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन कार्यशाला होती है। सूक्ष्म काय की बात करें यानी माइक्रोबॉडीज की, गाल्गी काय तथा अंतःप्रद्रवी जालिका के टूटने पर सूक्ष्म कायों का निर्माण होता है। एक सूक्ष्म काय पादप, प्रोटोजोआ तथा जंतु की कोशिका में पाया जाता है। माइक्रोबॉडी केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइक्रोबॉडी का आकार 0.3 से 1.3 यूएम होता है। सूक्ष्म कायों का प्रकार: सूक्ष्म कायों का जो प्रकार होता है वो होता है स्फीरोसम और ग्लायोएक्सिसम और पैरोक्सिसम्स। ये 3 प्रकार होते हैं। तो खोजकर्ता जो स्फीरोसम के वो है पैरनर। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। इनमें अपघटीय एंजाइम उपस्थित होता है जो कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायक होता है। और ग्लियोक्सिसोम्स में क्या होता है, इसके खोजकर्ता बीव्स हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इनमें बीटा ऑक्सीकरण होता है और जो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। उसके बाद पेरोक्सिसोम्स के बारे में बात करें तो इसका जो खोज करता है रोडीन है। यह पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। यह अमीनो अम्लों को साधारण रूप में बदल देता है। उसके बाद बात करें तो रसदानी की यानी वैक्यूलस की बात करें तो किसी कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसदानी कहा जाता है। आपातकाल स्थिति में रसदानी जल, खनिज तथा पोषक तत्वों का संग्रहण करता है और रसदानी का आकार है पादप कोशिका में बड़ा तथा जंतु कोशिका में छोटा होता है। रसदानी को सबसे पहले स्प्लेंजी के द्वारा प्रोटोजोआ में देखा गया था। रसदानी शब्द डुजार्डिन द्वारा दिया गया था। पादप कोशिका में रसदानियों को सबसे पहले स्वान के द्वारा देखा गया था। और वैक्यूल्स एक झिल्ली से गिरी हुई संरचना है जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। अब प्लास्टिड यानी लवक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिका को रंग देने का काम करते हैं। लवक के जो खास खोज करता है वो है हैकल। यूग्लिना एक कोशिकीय जीवाणु होता है जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है तथा इनमें एक लवक भी पाया जाता है। अब बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या है, यूग्लिना को इन दोनों कोशिकाओं के मध्य योजक कड़ी कहा जाता है। लवक के प्रकार: लवक के 3 प्रकार हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित और क्रोमोप्लास्ट यानी पर्णरहित और ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत वर्णक।
जो क्लोरोप्लास्ट है यानी पर्णहरित है और ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ये फल फूल को भी हरा रंग प्रदान करता है और हरे रंग का वर्णक है क्लोरोफिल को माना गया है। ये प्रकर्षण संश्लेषण में सहायक होते हैं और पर्णहरित को पादप कोशिकाओं का किचन कहा जाता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो पर्णरहित की इनमें हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग मौजूद होते हैं। पर्णहरित के मुख्य जो वर्णक है वो है कैरोटीन लाल रंग वर्णक है जिसका और जैंथोली पीला रंग वर्णक है जिसका। अब जो पर्णहरित है या पर्णहरित रहित में बदल जाता है। जब कच्चा आम होता है वो हरा होता है, पका हुआ आम पीला बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है। ल्यूकोप्लास्ट क्या कहता है, ये पारदर्शी रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये अधिकतम जड़ों में पाए जाते हैं। इनका कार्य भोजन का संग्रहण है। और अमाइलोप्लास्ट यह कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं और एलियोरोप्लास्ट ये अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। तो पादप कोशिका पहले पढ़ लेते हैं। आकार इसका बड़ा होता है, लवक इसमें उपस्थित रहता है, लाइसोसोम इसमें रेयर मिलता है, रसदानी का आकार इसमें बड़ा होता है और गाल्गी बॉडी का नाम है डिक्टोयोसम होता है इसमें। और ये जड़ों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं। ये स्वयं पोषी होते हैं और इनका केंद्रक परिधिया होता है। जंतु कोशिका की बात करें, आकार छोटा रहेगा, लवक अनुपस्थित होता है, लाइसोसोम हमेशा उपस्थित होता है, रसदानी का आकार छोटा होता है, गाल्गी बॉडी का नाम गाल्गी बॉडी ही रहेगा। ये कृत्रिम भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं और ये परपोषी होते हैं। इनका केंद्रक में होता है। सेल डिवीजन की बात करें यानी कोशिका विभाजन। जब कोशिका का विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिका तथा ये दो कोशिका टूटकर चार नई कोशिका का निर्माण करती हैं। कोशिका का विभाजन एक प्रक्रिया जिसमें पेरेंट सेल टूटकर दो नई डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन कुल 3 प्रकार का होता है। एक होता है मिटोसिस यानी असूत्री विभाजन, एक होता है मिटोसिस 2 जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, तीसरा होता है मियोसिस अर्धसूत्री। तीनों के बारे में जानकारी हम लेते हैं। जो असूत्री विभाजन होता है इसके अंदर केवल जीवाणुओं में होने वाले कोशिका विभाजन ही होता है। और समसूत्री विभाजन, ये उदाहरण के लिए मानव के शरीर की कोशिका समसूत्री विभाजन होता है। इसमें खोजकर्ता फ्लेमिंग है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में डॉटर सेल में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका आनुवांशिक रूप से पितृ कोशिका के समान होती है। ये सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल है वे कोशिका जिनमें ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में उदाहरण है मानव शरीर की कोशिका। खोज करता है हर्टविग। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में पितृ कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4 हो जाती है और ये गीमेट सेल में पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं जान लेते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं हैं। प्रोफेज केंद्रक झिल्ली का टूटना, मेटाफेज गुणसूत्रों में खिंचाव होना, एनाफेज इस अवस्था में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और टेलोफेज इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली दोबारा बन जाती है और साइटोकाइनेसिस इस अवस्था में नई कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है और साइटोकिनेसिस। इसकी 5 अवस्थाएं हैं और सबसे ज़्यादा समय लेने वाली अवस्था है प्रोफेज और सबसे कम समय लेने वाली अवस्था है साइटोकाइनेसिस। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। साथियों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में जल्द एक नई क्लास और नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा और आप करें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। जय हिंद।